नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि देश भर में आज रामनवमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया, लेकिन इस बार अयोध्या में रामनवमी बेहद खास रही। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में ये पहली रामनवमी थी। इस मौके पर भगवान राम की प्रतिमा को दिव्य स्नान कराया गया और ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम को सूर्य तिलक लगाया गया। इस सूर्य तिलक के लिए फिजिक्स की एक खास तकनीकी ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। राम मंदिर में इस भव्य नजारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग अयोध्या पहुंचे। सूर्य तिलक के समय पूरा मंदिर परिसर श्री राम के नाम से गूंजा। हर तरफ मंत्रोच्चारण की गूंज थी। इस मौके पर श्री राम ने पीले रंग के खास वस्त्र धारण किए थे। ये वस्त्र खादी और हैंडलूम से तैयार किए गए थे और इस परिधान को तैयार करने में वैष्णव संप्रदाय के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही मखमली, कॉटन, गोल्ड और सिल्वर धागों का इस्तेमाल किया। तो वहीं श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद बुधवार को पहली रामनवमी थी। इस मौके पर अयोध्या में प्रभु के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़े और सूर्य तिलक के गवाह बने। तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी और विपक्ष के नेता इसको लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। राम मंदिर में प्रभु श्री राम की ये पहली नवमी थी। जब पूरा भारत और संपूर्ण विश्व एक अविस्मरणीय और अद्भुत श्री राम नवमी का पर्व मना रहा है, नवरात्रि के मां सिद्धिदात्री के स्वरूप के पूजन के साथ श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद की यह पहली रामनवमी, जिसमें आज श्री रामलला की मूर्ति के ऊपर उनके विग्रह पर सूर्य तिलक हो रहा है, यह अद्भुत, अलौकिक और वैज्ञानिक अनुभूति के इस अविस्मरणीय अवसर पर इंडी गठबंधन के नेता अपनी उसी दयनीय मानसिकता का परिचय देते हुए एक बार पुनः भारत और भारतीय संस्कृति को अपमानित और लज्जित करने से बाज नहीं आ रहे। सर्वप्रथम मैं उदाहरण देना चाहता हूं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने ट्वीट करते हुए रामनवमी के बारे में लिखा, टू मेंटेन पीस। भाई, आप शांति बनाए रखने की अपील कर रही हैं, इसका मतलब कि आप इस पर्व को अशांति से जोड़ रही हैं। यह सीधा सीधा रामनवमी के पर्व का अपमान है, क्योंकि तमाम आपने दूसरे मजहबी मौकों के ऊपर अमन का पैगाम देने की बात कही है और यहां पर आप शांति बनाए रखने की बात कर रही हैं। पीस प्रॉस्पेरिटी नहीं बोल रही है, मेंटेन पीस, यानी एक बार फिर भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास। एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी, और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य इसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम को दंड दे। पहले होती रही, मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान। मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को असम और त्रिपुरा का दौरा किया। सुबह असम में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा, आज रामनवमी का ऐतिहासिक अवसर है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए, जहां उनका सूर्य तिलक हुआ। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से भी जय श्री राम के नारे लगवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा वो पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलती है। एनडीए सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता, उनका लाभ हर किसी को मिलता है। अब एनडीए ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुंचकर जिस सुविधा का वो पात्र है, वो सुविधा उसे दी जाएगी। क्यों आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और नॉर्थ ईस्ट तो खुद ही मोदी की गारंटी का गवाह है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। कांग्रेस ने अलगाववाद को खाद पानी दिया, मोदी ने पूर्वोत्तर को गले लगाने का काम किया। मोदी ने शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए। जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी ने 10 वर्षों में करके दिखाया। क्योंकि
मेरे लिए आपके सपने ये मेरा संकल्प है। और इसलिए मोदी ने तय किया है कि आप जो मेरे भाई बहन हैं, जो 50 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करते हैं, अब मोदी ने तय किया है, मोदी ने गारंटी दी है कि आपके परिवार में 70 साल की ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, उनकी बीमारी, उनके इलाज की चिंता ये आपका बेटा मोदी करेगा। इन बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। लोग भले दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप करें, प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल की किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से हवन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कन्या पूजन भी किया। सीएम योगी ने अपने हाथों से कन्याओं के पांव पखारे, उन्हें चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, श्रद्धापूर्वक भोजन कराया और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। सीएम ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया। तो वहीं प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्र की नवमी और रामनवमी की बधाई दी। इस अवसर पर सबसे पहले प्रदेशवासियों को वासंतीय नवरात्रि की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। वासंतीय नवरात्रि की नवमी तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन जन्मदिन की भी तिथि है, यानी रामनवमी के रूप में ही यह तिथि विख्यात हो गई। हजारों वर्ष पहले अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ के पुत्र के रूप में साक्षात सृष्टि के पालक विष्णु ने अवतार लेकर के धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना इस जगत में किया था। स्वाभाविक रूप से इस बार की नवमी अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास है, उमंग है। लगभग 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर उनके पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है। रामनवमी की भी इस पावन अवसर पर सभी सनातन धर्मावलंबियों को, प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम धर्म के साक्षात प्रतीक हैं। ये मर्यादा के आदर्श परमात्मा स्वरूप परम पुरुष हैं। उनका जन्मोत्सव समाज को, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो आदर्श प्रभु श्री राम ने स्थापित किए, वह आदर्श आज के युग में भी हजारों वर्षों के बाद भी उसी प्रकार के प्रासंगिक हैं। जैसे त्रेता युग में
उनकी प्रासंगिकता थी। तो वहीं लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को यूपी का पहला रोड शो सहारनपुर में किया। खुली जीप में उनके साथ कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि रोड शो अमन पैलेस से शुरू हुआ, जो 1.5 किलोमीटर तक गुरुद्वारा रोड पर खत्म हुआ। 5 साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में रोड शो किया था। तब भी खुली जीप में इमरान मसूद उनके साथ दिखाई दिए थे। इस बार भी प्रियंका के रोड शो के दौरान भारी भीड़ देखने को मिली। रोड शो में जनसैलाब उमड़ा पड़ा था। मोदी जी भाजपा के नेता बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, जो असली समस्याएं किसानों की, महिलाओं की, उनके बारे में बात ही नहीं हो रही है। बात इधर उधर की ध्यान भटकाने के लिए हो रही है। इसलिए मैं जहां भी जाती हूं मैं कहती हूं, ये चुनाव आप अपने लिए लड़िए, आप इस चुनाव को अपने मुद्दों के बारे में बनाइए। एएनआई को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सब लोग सुरक्षित हैं। अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनती है तो वो यथावत उसी तरीके। तो उनसे किसी ने पूछा? क्योंकि आप लोग तो पूछते नहीं है। एएनआई का हाँ, चाहे एएनआई का हो, चाहे किसी भी चैनल का हो, आप उनसे पूछते नहीं है। आपको उनसे पूछना चाहिए था कि उनके जो नेता हैं हर जगह जाके ये क्यों कह रहे हैं कि संविधान को बदलने वाले हैं। सुनिए कि आप उनसे पूछिए ना कि संविधान को बदलने वाली बात उन्हीं के नेता क्यों कर रहे हैं, ये बात उभरी कहां से और इस बात का मतलब क्या है। अगर किसी को डरना नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब संविधान बदलेंगे तो आरक्षण को क्या होगा। जब संविधान बदलेंगे तो ये जो अधिकार है जो सबका है इस देश में, कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे छोटे से छोटा किसान हो, उसका वोट का अधिकार है, इसका क्या होगा। तो इसका जवाब देना, ये कहना काफी नहीं है कि डरिए मत, हम तो वैसे भी नहीं डरते। किस आधार पे कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370। अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं। नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की सहयोगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बुधवार को यूपी के गाजियाबाद में संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी से जब अमेठी छोड़ वायनाड से चुनाव लड़ने का सवाल किया गया तो उन्होंने तंज कसा और इसे बीजेपी वाला सवाल बता दिया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान मुझे अंदाजा हो जाता है कि कुछ सवाल बीजेपी वाले होंगे, लेकिन मैं उन सवालों के जवाब भी देने के लिए आया। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को
मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बिजनौर पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है, अब फिर कह रहा हूं कि पश्चिमी यूपी से इस बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने किसानों को धोखा दिया है। किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन सरकार एमएसपी देने में विफल रही। सुनी। पश्चिम से इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, और इसलिए भी हो रहा है कि जिन किसानों को इन्होंने धोखा दिया है, कहने को कह रहे थे आय दोगुनी होगी, लेकिन एमएसपी भी नहीं दे पा रही सरकार। एमएसपी का कानूनी अधिकार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी देना चाहती है, और जब मौका मिलेगा तो उस पक्ष में काम करेगी। वहीं बड़े पैमाने पर नौजवानों की नौकरी छीनी, और ये जानबूझ करके पेपर लीक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहां से पेपर लीक हो रहा वहां बीजेपी की सरकार है। जब इतना सुरक्षा का इंतजाम किया इन्होंने, उसके बाद आखिरकार क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? और जब पहली बार पेपर लीक हुए, उसी समय सरकार क्यों सावधान नहीं हुई? सरकार जानबूझ करके पेपर लीक इसलिए करा रही है क्योंकि वो आरक्षण नहीं देना चाहती, वो सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। और इनके पास बताने को क्या है? बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, कहने को डबल इंजन है, लेकिन दूसरा चेहरा होर्डिंग पे नहीं आ पा रहा है, दूसरा चेहरा गायब है, और जनता वोट डाल के जो एक चेहरा बचा है उसको भी गायब करेगी। नगीना लोकसभा और बिजनौर, इस लोकसभा के अंदर और जिले के विकास के लिए जो भी होगा वो समाजवादी लोग करेंगे। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस जिले में अगर एम्बुलेंस चल रही है तो समाजवादियों की देन है। 100 नंबर जो आज 112 है, अगर पुलिस के पास इस तरह की गाड़ियों का इंतजाम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। पूरे बिजनौर में सब स्टेशन, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में पर्याप्त बिजली का इंतजाम हो जाए, समाजवादियों की देन है। और मुझे याद है सरकार में एक अधिकारी यहाँ के थे जो रिटायर हुए थे पीडब्ल्यूडी के, वो यहीं के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। ये जो आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसकी शुरुआत अगर किसी ने की थी तो समाजवादियों ने की थी। केवल बीजेपी ने जिस तरीके से 100 का 112 किया है, उसी तरीके से केवल जगह बदल दी उन्होंने। वो कर रहे हैं, जरूरी है मिले, और इससे बेहतर सुविधाएं देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मैं साथ नहीं, मैं काम करके दिखाऊंगा। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण के लिए दिया। अगर कागजों को पलटोगे तो सबसे ज्यादा सब स्टेशन किसी ने बनाए तो समाजवादियों ने बनाए। एक समय ऐसा था, थाने में पुलिस को डीजल पेट्रोल भी नहीं मिलता था। वो जो फरियादी आता था उससे वसूल करके गाड़ियां चलाते थे। बजट दे करके, गाड़ियां दे करके पुलिस को रिस्पांस सिस्टम अगर किसी ने दिया, समाजवादियों ने दिया। पूरे बिजनौर में हजारों ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें लैपटॉप मिले हैं, और उन लैपटॉप से अपने आप कुछ न कुछ करने लगे। जो अभी बिल गेट्स आए थे और प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे थे डिजिटल डिवाइड को लेकर के, तो डिजिटल डिवाइड कैसे खत्म हो, उसके लिए अगर किसी ने काम किया था तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर लैपटॉप बांटे। वो आज भी चल रहे होंगे। बीजेपी के जो दिए गए हैं स्मार्टफोन, आप उंगली घिसते रहिए, थक जाओगे, तब जाकर के थोड़ा बहुत चलता है। 400 हार इस बार की होने जा रही है। 400 पार नहीं, 400 हार। और जितने लोग हैं संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, वो सब इस चुनाव में जनता के वोट से भगाए जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासी दलों में बयान जारी है। चुनाव प्रचार और भाषणबाजी के दौरान अक्सर उम्मीदवार कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो चर्चाओं में आ जाता है। ऐसा ही कुछ बीजेपी नेता और गौतम बुद्ध नगर से उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा के साथ हुआ। मंच से जनता को संबोधित करते हुए महेश शर्मा ने कुछ ऐसा ही कह दिया जो अब जमकर वायरल हो गया है और विवादों में भी आ गया है। मंच से कहते हुए
दिखाई दे रहे हैं कि जो मोदी योगी का नहीं वो अपने बाप का भी नहीं। खाना खिला के भेजना, पर उनसे ये पूछ लेना कि भाई तुम ये बता दो कि अगर मैं तुझे वोट दे दूं तो क्या भला करेगा तू मेरा? तू बिरादरी की बात कर रहा है ना। कल एक वीडियो वायरल हुआ, अपने को दे दो अपने को। अरे जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। अगर मोदी और योगी से बढ़ के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है तो वो गद्दार है देश का। वो देश का प्रदेश का भला नहीं चाहता। मोदी और योगी ने जितना इस देश और प्रदेश के लिए कर दिया है, ये अपने को कहने वाले उनसे ये पूछना कि 20 साल से कहां थे, 15 साल से चेहरा भी नहीं दिखाई दिया। आज कोई बुरा भाव न खून के बराबर भी। पिछले बार 3.5 लाख वोट से हम जीते थे, अब के तो 2 हो गए टुकड़े। तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि अगर केंद्र में सरकार बनी तो सरकार बनने पर सीए को रद्द कर देगी, साथ ही एनआरसी की प्रक्रिया को रोक देगी। तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लागू नहीं करने का वादा किया है। टीएमसी ने लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुरू होने से पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया। आपको बता दें कि पहले चरण में 19 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में मतदान होगा। तो वहीं कन्नौज के ठठिया क्षेत्र के पट्टी गांव से एक मामला सामने आया है, जहां कानून को ताक पर रखकर खुलेआम घरेलू गैस सिलेंडर बिक रहे हैं। आपको बता दें कि दुकानदार ब्लैक से ज्यादा दामों पर अवैध तरीके से सिलेंडर बेच रहे हैं, लेकिन पूर्ति विभाग का अफसर इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहे। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।